इस समय हम हैं माहिम दरगाह ट्रस्ट की ऑफिस में, जहाँ पे कि हमारे साथ में वक्फ बोर्ड के डॉक्टर मुदस्सिर लांबे हैं। कुछ सवालात लेकर हम डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी के पास आए हैं। कुछ सवाल सुलझे हुए हैं, कुछ सवाल उलझे हुए हैं। सुनने के बाद, सवाल सुनने के बाद और मुदस्सिर जी के जवाब सुनने के बाद हमें उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि सवाल वही है जो जनता पूछना चाहती है। पहला सवाल मुदस्सिर लांबे जी से मैं करना चाहूँगा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप वक्फ बोर्ड में मेंबर किस तरीके से बने और कौन सी कैटेगरी में मेंबर बने, और उस समय जिस समय आपको मेंबरशिप दी गई उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस वक्त मैं मेंबर बना उस वक्त मेंबर बना नहीं गया, मुझे एक्चुअली मुस्लिम कौम के जो लोगों ने मुझे बनाया गया। और ये बाकायदा इलेक्शन हो गया था। जो मुतवल्ली कैटेगरी, जो वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली कैटेगरी है, जिसमें एक फ़ीमेल और एक मेल होते हैं, एक जेंट्स और एक लेडीज़ की सीट होती है, तो उसके लिए हमने इलेक्शन लड़े थे। और हमारे सामने जो दो कैंडिडेट और थे। एक हमारे सांताक्रूज़ के इब्राहिम भाईजान थे और दूसरे जो थे हबीब फ़की करके थे। ये हम तीन लोग इलेक्शन में उस रिंग में खड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 14 वोट से हमने जीत पाई थी। सेकंड चीज़ ये थी कि भाई मुझे किसी ने बनाया नहीं गया था, मुझे लोगों ने वोट दे के कामयाबी दी। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त जो थी वो मुझे बराबर याद है कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी और इसमें कोई पार्टी का किसी का हाथ नहीं होता इस इलेक्शन में। ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक की जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो है वो चॉइस है, उसमें कोई भी पार्टी और कोई बैनर का लेवल नहीं होता उसमें। और तीसरी बात यह है कि जो इलेक्शन जो हुआ था वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी और 2000 नवंबर 2020 में इलेक्शन हुआ था। तो मैं नहीं समझता था कि इसमें किसी ने हमको बनाया या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें हाथ था, ऐसा कुछ नहीं है। जी, मुदस्सिर जी, मेरा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरीके से इससे पहले कुछ खबरें सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों में चली आपके ख़िलाफ़, तो उस ताल्लुक़ से मैं जानना चाहता था कि आप किस तरीके से मेंबर बने और किस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड में अपनी शुरुआत की। दूसरा मेरा सवाल रहेगा सर आपसे कि वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस जो है, बहुत कम मुस्लिम लोग हैं जिनको पता होता है कि वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, किस तरीके से काम किया जाता है, वक्फ बोर्ड में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत कम लोगों को जो जानकार होते हैं उन्हीं को पता होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है और किस तरीके से संपर्क किया जाता है? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस जिसको कहते हैं, वो औरंगाबाद पंचक्की में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1995 का जब एक्ट आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया, उसके पहले हमारे जितने मुस्लिम कम्युनिटी के जो ट्रस्ट थे, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, जो भी ट्रस्ट थे, वो टोटल चैरिटी कमीशन में थे। सीसी चैरिटी कमीशन के कंट्रोल में चलते थे। हर एरिया में जो चैरिटी कमीशन जहाँ पे होते थे उनके कंट्रोल में चलते थे। लेकिन 1995 के एक्ट के बाद जो है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जितने ट्रस्ट हैं बी कैटेगरी के, वो टोटल जो है वक्फ बोर्ड की तरफ डाइवर्ट हो गए और वो वक्फ बोर्ड की तरफ उन्हें भेजना पड़ा। ये जब आज हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है, सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, कि हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि किसको वक्फ में रहना है और किसको चैरिटी में रहना है। बहुत जगह पे इस तरह से हरकतें हो रही हैं कि चैरिटी में रहने से थोड़ी सी उनको सहूलतें मिलती हैं, लेकिन 2011 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वक्फ बोर्ड ने पूरा उसके ऊपर कंटेम न आते हुए हम उसकी पालन किया उस ऑर्डर का। लेकिन चैरिटी जो है वो आज भी जो है हमारे बी कैटेगरी को जो है एनओसी दे रही है, डेवलपमेंट दे रही है, सेल की डेट दे रही है। ये हमारे पास प्रूफ के साथ में हम बता सकते हैं आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि चैरिटी कमीशन को जो है कंटेम ऑफ कोर्ट जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सर मैं अगर बात करूं कि वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, क्या तरीकाकार है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का? देखिए, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो हेड ऑफिस जो है वो पंचक्की में है, औरंगाबाद। और ये पंचक्की में जो है वहाँ पे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
जो काफ़ी सालों से परमानेंट ऑफिसर नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के इलेक्शन के बाद जो है न 20 नवंबर 2020 के बाद से जो है हमने उनको परमानेंट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में जो है वो उनको परमानेंट किया गया, 21 में परमानेंट किया गया। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं खुशी से माशाल्लाह दुआएं दे के जाते हैं कि आज यहाँ से बम्बई से कोई औरंगाबाद जाता है तो दिल खोल के खुश होता है कि भाई चलो हमारे काम हो गए। हमारे पास जो है हर चीज़ के लिए जो है हर सेक्शन के लिए जो है हमारे पास स्टाफ है। नो डाउट हमारे पास स्टाफ जो है आज सिर्फ 36 का स्टाफ है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपील की थी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको ऑर्डर दिए कि 160 जो स्टाफ जो है हम बहुत जल्दी जो है वक्फ बोर्ड जो है बढ़ा देगा और हर रीजन में कम से कम 6 स्टाफ ऑफिस के साथ में दे देगा। ये हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसको कामयाबी की तरफ ले लेंगे। सर मैं अगर बात करूं मंत्री की कि वक्फ बोर्ड के मंत्री कौन हैं और किस तरह कहाँ है, किस तरीके से उन्हें संपर्क किया जाता है? देखिए ये जो है वक्फ जो है ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। मुझे बराबर मालूम है कि जब महाअघाड़ी जब आई थी उस वक्त हमारे बड़े भाई नवाब मलिक साहब जो हैं वो इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे और उन्होंने इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया और यहाँ तक कि सीईओ अपॉइंटमेंट से लेके उन्होंने एक एक वक्फ बोर्ड की एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखा था कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत लोग उसको नहीं गलत दे देवे। तो मैं नवाब मलिक साहब का जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के बचाने के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए काफ़ी योगदान दिया और अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हमारी दुआ है इस चीज़ के लिए। और आज जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से जितेंद्र अवार्ड जी के हाथ में दिया हुआ है टेम्परेरी पोजीशन के लिए और फिलहाल जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर में ही चल रहा है। अगर मैं जितेंद्र अवार्ड की बात करूं तो क्या उनसे जिस तरीके से आपने कहा कि नवाब मलिक के समय में काफ़ी बढ़िया काम हो रहा था, क्या इस समय भी उसी तरीके से काम हो रहा है जितेंद्र अवार्ड जी के आने के बाद में? देखिए ऐसा है कि जितेंद्र अवार्ड सर को जो है अभी पोजीशन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, तो उन्हें 100% वो हमें वक्फ बोर्ड को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि खाली सपोर्ट नहीं है उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब भी आधी रात को भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना करके। और हम साथ ही साथ जितेंद्र अवार्ड जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हिम्मत दिया है, हिम्मत अफजाई की और हम लोग इंशाल्लाह उनसे भी काम ले लेंगे। सर मैं अगर बात करूं वक्फ बोर्ड की स्कीमों की, तो क्या कुछ नई स्कीमें आने वाली हैं आने वाले समय में जनता को या लोगों को, जो वक्फ का लाभ उठाने वाले लोग हैं, उन्हें देखने मिलेगी? देखिए ऐसा है कि स्कीमें तो बहुत सी आई हुई हैं और आना भी चाहती हैं, लेकिन हमारी जो 1995 का जो एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया था उसमें हमारे हाथ पैर जो हैं काफ़ी बांधे हुए हैं। लेकिन आज हमारे पास मुस्लिम कौम के पास महाराष्ट्र में कम से कम 2.25 लाख एकड़ जगह है और कम से कम 450-500 करोड़ के ऊपर की हमारे ये हैं वैल्यूएशन है। लेकिन आज अगर हम चाहते हैं कि उसको मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डेवलप करना है या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ फ़ायदा करना है या मुस्लिम लोग किस तरह से उसमें फ़ायदे में आ सकते हैं, लेकिन आज हम जो है पूरे बाइंडिंग में हैं। जैसा बताया मैंने कि 1995 का एक्ट जो है उसमें हमें जो एक लिमिटेड एक्ट सहूलत दी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग उस चीज़ को भी अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जब नवाब मलिक साहब जब मिनिस्टर थे तो उनसे काफ़ी मीटिंग भी हुई और अमेंडमेंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, उनसे भी हमने ओपिनियन लिया सर और कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आज अगर हमारे पास वक्फ बोर्ड में काफ़ी प्रॉपर्टी हैं और वहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये अगर खोलना है या डेवलपमेंट कुछ करना है या मॉल खोलना है या कमर्शियल कुछ चीज़ें करना है तो हमारे पास एक सिस्टम है। उस एक्ट में एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट। तो हम जो है 30 ईयर्स की लीज पे जो है वो वक्फ बोर्ड में अप्लाई करता है और वक्फ बोर्ड में हम रेजोल्यूशन पास करके जो है मंत्री सब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भेज के जो है वो उसको पास करा के लेते हैं और फिर वापस जो है वो वक्फ बोर्ड के ऑर्डर से जो है हम 30 ईयर्स की लीज पे देते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम मॉल खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास इस तरह की जगहें हैं तो उस जगहें को जो है यूटिलाइज़ करें, कौम के फ़ायदे में लें, एजुकेशन के फ़ायदे में लें। और हम जो हैं आप लोगों को जो है 30 ईयर्स की
लीज पे देने के लिए हम तैयार हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती होगी वहाँ तक आप लोग आगे बढ़े और कौम की भलाई बुराई में आगे काम करते रहें। मुदस्सिर जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि महाराष्ट्र की सरकार, क्या वक्फ बोर्ड को किसी किस्म की फंडिंग महाराष्ट्र की सरकार द्वारा होती है, या आप लोगों ने सरकार से कोई फंडिंग के बारे में निवेदन किया हो? जी, अभी जो हमारे जो चेयरमैन हैं वजाहत मिर्ज़ा, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, उन्होंने लास्ट सेशन जो बजट था उसमें ऑलमोस्ट 10 करोड़ की जो है वो फंड अप्रूवल करा के लिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उसको हम रेगुलाइज करके इंशाल्लाह उसको भी यूज़ करेंगे। सर, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से एक कठिन सवाल है मगर सच्चाई है, ये ज़मीन पर जो दिखने वाली सच्चाइयां हैं कि वक्फ की बड़े पैमाने पर ज़मीन जो है, जो माफिया है उनके हाथों में धसी हुई है, और वो वक्फ कहीं ना कहीं उसे छुड़ाने में नाकाम नज़र आ रहा है, नाकामयाब नज़र आ रहा है। तो सर, ऐसे लोगों से किस तरीके से वक्फ फाइट करेगा, और किस तरीके से वक्फ की जो ज़मीनें हैं जो ऐसे भूमाफियाओं के कब्ज़े में चली गई हैं, उसे छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड क्या कुछ काम करेगा आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ आपने जो कहा कि वक्फ बोर्ड जो है ये माफिया से ज़मीनें छुड़ाने के लिए शायद कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, ये सबसे गलत चीज़ है और ये झूठ बात है कि जब से मैं मेंबर बन के आया हूँ, जब से हम लोगों ने जो है, हमारे पूरे बोर्ड ने, हमारे 11 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सीईओ साहब हैं अनीस शेख साहब जो हैं, और वजाहत मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन हैं, हमने सबने यही एक स्टेप उठाया है कि जितने महाराष्ट्र में माफिया हैं जो इलीगल इंक्रोचमेंट कर चुके हैं या इलीगल सेल डील बना के बेच चुके हैं प्रॉपर्टी, और जो भी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने भीड़ में जो है डिप्टी कलेक्टर को कस्टडी में ले लिया था, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किए थे कि उन्होंने जो है वो माफिया के साथ में मिलके जो है प्रॉपर्टी को सेल किया था। तो ऐसे काफ़ी हैं, जैसे बम्बई में भी काफ़ी केसेस हैं। हम इंशाल्लाह उस चीज़ के लिए जो है वो एक हियरिंग हमारे प्रोसेसिंग है वहाँ पे वक्फ बोर्ड में, कि दोनों पार्टी के सामने आके सुनना पड़ता है हमें, लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी, तो उसमें हमें सुनना पड़ता है। हम सुन के जो है हम हमारे हिसाब से जो है हमको हमें एफआईआर करना है, या उन पर उस ट्रस्ट को कंट्रोल में लेना है, या उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल में लेना है, हम कहीं भी हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोर्ड हमारे साथ में है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री साथ में है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे लोगों की दुआएं हमारे साथ है। तो हमको वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कि वक्फ बोर्ड क्या नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे काम कर रहा है, और मैं तो डॉक्टर मुदस्सिर लांबे के हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बोर्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने मेंबर हैं वो सब एग्रेसिवली जा रहे हैं, और हम लोग ने काफ़ी जगह पे एफआईआर भी किए हैं, और जो प्रॉपर्टी जो इंक्रोच हो चुकी थी वो भी हमने हमारे कंट्रोल में ले लिया है। और जैसे कि पनवेल साइड में जो है काफ़ी प्रॉपर्टी जो है सेल हो चुके थे, जो 7/12 पे नाम बदली हो गए थे, तो हमारे 2016 के गैजेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो गैजेट आया था, तो उसमें ये था कि जो वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ का कोई मालिक नहीं हो सकता है। तो वो जितने नाम थे हमने सब हटा दिए हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं इन्वॉल्व हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो वक्फ की जब हम काम करते हैं तो हम किसी पॉलिटिशियन का मुंह नहीं देखते हैं, ना किसी पार्टी का मुंह देखते हैं। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी कौम की प्रॉपर्टी को हम किस तरह बचाया जाए, और वो हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उस वक्त चाहे पॉलिटिशियन आए या चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट आए या कोई हाई प्रोफाइल आए, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे पूरे कामों में, क्योंकि हमारे पास जो हैं जैसे फौजियाबा जी हैं, हमारी MP इम्तियाज़ जलील साहब हैं, शाह साहब हैं MLA, तो ऐसे हमारे पास बड़े बड़े कैटेगरीज के बार काउंसिल के एडवोकेट्स हैं, मुतवल्ली कैटेगरी से मैं खुद हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, तो हमारे पास ऐसे बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह एक जो प्रोफाइल लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं उसको उस लेवल तक ये करेंगे, कोशिश करेंगे, और करते भी हैं, और कामयाबी भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह पे। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो स्टेप जो है बम्बई और कोकन डिवीज़न की तरफ हम मूवमेंट करने वाले हैं इंशाल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। पहला तो 2 सवाल आखिरी मैं करने जा रहा हूँ। पहला तो आपने कहा राजनीतिक लोग इसमें बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, जो रसूखदार हैं, बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सर काम के दौरान किसी किस्म की धमकी या दबाव या प्रेशर आप पे आया है इस तरीके की ज़मीनों को खाली कराने के पीछे? और दूसरी चीज़ सर, किस तरीके से वक्त ज़मीनों को बचाएगा आने वाले समय में ऐसे हाथों में जाने से?
देखिए, ऐसा है कि मैंने तो कहा है कि पॉलिटिशियन तो एक पार्ट है, लेकिन अगर आप जैसे कहें कि बड़े रसूख वाले लोग जो होते हैं वो भी, और आपको किसी की धमकी आई क्या, तो मैं मीडिया के माध्यम से जो है मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे चाहे धमकी आए ना आए, मैं इससे भी बॉदर्ड नहीं हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मैं कौम के लिए काम करता हूँ। मुझे आखिरत में जो है अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, और मैं कौम की प्रॉपर्टी को, वक्फ़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कौम ने मुझ पर भरोसा करके मुझे वोट दे के मुझे जिताया है। उनके वोट को और उनके भरोसे को कभी भी मैं ज़ाया होने नहीं दूँगा। जी, आखिरी सवाल था सर, उसके बारे में बता दीजिए कि ज़मीनों को किस तरीके से बचाएगी। देखिए, हमने जो है हमारे हर रीजनल में जो है हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं। खाली और रीजनल ऑफिसर नहीं है, हमने हमारे प्राइवेट एजेंसीज़ भी हमने उसके ऊपर उस प्रोसेस में प्रोसेस किया हुआ है उस चीज़ के लिए, कि जहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी इंक्रोच हुई हैं, जहाँ पे भी हमारे प्रॉपर्टी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उसकी लीज हमारे पास आती है। हम इमीडिएटली उसको जो है सीईओ हमारे अनीश शेख साहब जो हैं, हम उनके पास दे के जो है बोर्ड मीटिंग में लेते हैं। बोर्ड मीटिंग में लेने से हियरिंग में मैटर लेते हैं, और हियरिंग में जो है फाइनल स्टेज लेके जो है हमारे कंट्रोल में लेके हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है जितने भी प्रॉपर्टीज़ खाली हैं, तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ हमारे कौम की तरफ से जो है प्रपोज़ल वक्फ बोर्ड में सबमिट करेंगे, और इंशाल्लाह उनको हम सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि कौम की भलाबूदी के लिए जो काम होंगे हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और रहा सवाल कि जैसे प्रॉपर्टी के आपने कहा कि किस तरह से बचाई जाए, अगर मुझे बताइए कि अगर एक 10 एकड़ की जगह फॉर एग्जांपल पनवेल में या औरंगाबाद में खाली है, हमने तो कोशिश करके उसको निकाल दिया, लेकिन आज अगर हम उस जगह पे कुछ नहीं करेंगे तो मालूम पड़ा कि और 10 दिन 15 दिन या 2 महीने के बाद जो है दूसरा इंक्रोजर आके जो वहाँ बैठेगा, या बिल्डर बैठेगा, या और कोई बैठेगा। तो इसके लिए हम लोग ने ये प्रोसेस किए हैं कि एक फ़ंड चेयरमैन की परमिशन से जो है हम लोग ने वहाँ पे मीटिंग में जो है एक फ़ंड तैयार किया हुआ है कि उसको जो बाउंड्री वॉल या तार जो लगाते हैं जिसको, कि वो उस प्रॉपर्टी में जो है बैरिकेडिंग के एज सुन एज पॉसिबल जो है उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ किया जाए। और उसमें वही हम 30 ईयर्स की जो लीज़ की जो बात किए थे आपको, कि वो ट्रस्ट जो है वो वक्फ बोर्ड में अप्लाई करेगा, वक्फ बोर्ड जो है मंत्रालय में भेजेगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से परमिशन होकर वापस वक्फ बोर्ड में आएगा, और वक्फ बोर्ड जो है उसे अप्रूवल करेगा। तो ये प्रोसेस है, और हम लोग बहुत जल्दी जो है जितनी हमारी प्रॉपर्टी जो इस तरह से टारगेट पे जो है हाईली लोकेटेड एरिया जहाँ पे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है इमीडिएटली पहले चाहे एजुकेशन रहे हैं, हॉस्पिटल रहे, मॉल रहे, जो भी है इंशाल्लाह विल सपोर्ट। और हमारे साथ को, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे साथ में जो है CWC जो है ये हमें सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अफसोस इस चीज़ का लगता है हमें कि आज तक हमारे महाराष्ट्र से CWC में खाली 1 या 2 प्रपोजल गए हुए हैं, जबकि वो फंडिंग पूरी फ्री फंडिंग दे रही है, हर चीज़ कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम क्यों सो रही है, हमारे ट्रस्टी क्यों सो रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के कामों में आप भी हाथ बढ़ाएं, हम भी हाथ बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट से भी हमको पूरी उम्मीद है कि वो भी हाथ बढ़ाएगी, और इंशाल्लाह हम कौम के लिए अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना, ये थे डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी। सवाल कई सारे थे जो जनता के थे, या जनता जानना चाहती थी वक्फ बोर्ड क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी बॉडी किस तरीके से होती है और इसमें क्या कुछ होता है। इसका जो है सामान्यतः जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके का फ़ायदा वक्फ बोर्ड के द्वारा हो सकता है। तो सारे जवाब जो है मुदस्सिर जी ने जो है साफ शब्दों में और बड़े ही सरलता से अपने आपके सामने रखी। मेरा एक कठिन सवाल था जो कि वक्फ की ज़मीन है, ज़मीनों पर जो है नेतागण या तो कोई जो रसूखदार होता है वो कब्ज़ा जमाए बैठा है, उस ज़मीन को किस तरीके से वक्फ खाली करवाएगा। तो उसका उन्होंने साफ और अटूट शब्दों में उन्होंने जवाब दिया कि उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए जो है वक्फ बोर्ड सक्षम है, और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग सक्षम हैं। और कई सारी ज़मीनें जब से मुदस्सिर लांबे जी इस वक्फ बोर्ड में उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाने के बाद में कदम रखा है, उसके बाद से कई सारी ऐसी ज़मीनें जिस पे कब्ज़ा किया जा चुका था माफिया
माफियाओं द्वारा, मैं तो माफिया ही कहूँगा, क्योंकि जनता की भलाई के लिए जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल बनने चाहिए, तो वहाँ पे ये लोग कमर्शियल सेक्टर्स बनाकर उसे बेच रहे थे। उसको कहीं ना कहीं उस पर काबू पाया गया और उसको किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश की गई। मेरा सवाल था मुदस्सिर लांबे जी से कि क्या आपको इन सारे कामों के दौरान किसी किस्म की धमकी या कुछ आता होगा कि रसूखदार लोग होते हैं वो आसानी से अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो उनका साफ कहना था कि मैं अपनी कौम के लिए, जब मेरी कौम ने मुझ पर भरोसा किया है और इस मकाम तक ला के बिठाया है, तो मैं मेरी कौम के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ और मैं जो है इस तरीके की जो वक्फ की ज़मीन है वो ज़ाया नहीं जाने दूंगा। और आने वाले समय में मेरा सवाल था वक्फ क्या कुछ करेगा, उसके बारे में भी उन्होंने संक्षेप में बताया कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है जनता के लिए बहुत कुछ होना है वो वक्त आगे जाके करेगा। और उन्होंने एक अपील की कि ट्रस्ट और जो अन्य लोग हैं जो मुस्लिम पैरोकार हैं उन्हें चाहिए कि वो आगे आए, वक्फ के साथ में, वक्फ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा मिलाए, ताकि जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसे तरक्की याफ्ता होने में जो है एक सहारा मिले और एक सहयोग मिले। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सैयद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।